सास ने अपनी विधवा बहू की शादी गरीब यूपीएससी छात्र से कर दी, लेकिन शादी के बाद जो सच सामने आया सबके होश उड़ गए। शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर देवगढ़ नाम का एक छोटा सा कस्बा था, जहां हर किसी को दूसरे के घर की खबर अपने घर से ज्यादा रहती थी। इसी कस्बे के पुराने मोहल्ले में शारदा देवी का 2 मंजिल मकान था। पति राम नारायण की मौत को 2 साल हो चुके थे और अब उस घर में शारदा देवी, उनकी विधवा बहू नैना और 6 साल की पोती गुड़िया रहती थी। 3 साल पहले नैना के पति विवेक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। शादी को सिर्फ 4 साल हुए थे और गुड़िया तब महज 4 साल की थी। विवेक की मौत के बाद नैना की जिंदगी जैसे वह रुक गई थी। उसने रंगीन कपड़े, चूड़ियां और बिंदी सब छोड़ दिए थे। सुबह से रात तक वह घर और बेटी में लगी रहती और चुपचाप अपनी जिंदगी काट रही थी। रिश्तेदारों ने कई बार शारदा देवी से कहा कि जवान विधवा बहू को मायके भेज दो या उसकी दूसरी शादी करा दो, लेकिन शारदा देवी ने साफ कह दिया था कि जब तक वह जिंदा है नैना इस घर से कहीं नहीं जाएगी। मगर एक बात उन्हें हर रात परेशान करती थी, अगर कल वह भी नहीं रही तो नैना और गुड़िया का क्या होगा। उन्हें विवेक की कही एक बात याद आती थी। मौत से कुछ दिन पहले विवेक ने कहा था, अम्मा अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो नैना को अकेला मत छोड़ना, उसे दोबारा शादी के लिए मजबूर मत करना, लेकिन अगर खुद चाहे तो उसकी जिंदगी रोकना मत। एक शाम शारदा देवी ने नैना को बुलाकर कहा, तू अभी बहुत जवान है, तुझे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए। नैना ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ गुड़िया है और आप हैं। शारदा देवी ने गंभीर होकर पूछा, और कल मैं नहीं रही तो? नैना के पास कोई जवाब नहीं था। तभी शारदा देवी ने बताया कि उन्होंने उसके लिए एक लड़का देखा है। नैना ने साफ मना कर दिया, लेकिन शारदा देवी ने कहा कि पहले उससे मिले तो ले। लड़के का नाम आरव शर्मा, अब वह गरीब था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। नैना को यह बात अजीब लगी कि आखिर एक गरीब यूपीएससी छात्र एक विधवा और उसकी बच्ची से शादी क्यों करेगा। अगले दिन दोपहर एक पुरानी साइकिल पर आरव उनके घर पहुंचा। फीकी सफेद शर्ट, साधारण पैंट, घिसी हुई चप्पल और हाथ में 2 मोटी किताबें। शारदा देवी ने उसे अंदर बुलाया और फिर नैना तथा आरव को अकेले बात करने के लिए छोड़ दिया। नैना ने सबसे पहले पूछा, आपको पता है मैं विधवा हूँ? आरव ने कहा, हाँ। उसने पूछा, मेरी एक बेटी भी है? आरव बोला, यह भी पता है। नैना ने आखिरी सवाल किया, और फिर आप शादी के लिए तैयार क्यों हैं? आरव ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मैं शादी किसी कुंवारी लड़की से करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं एक इंसान से शादी करना चाहता हूँ। उसने साफ बताया कि उसके पास न नौकरी है, न अपना घर और न ही बहुत पैसे, लेकिन वह झूठे वादे नहीं करेगा। नैना ने पूछा, अगर मैं कभी आपको पति का अधिकार न दे पाई तो? आरव ने कहा, तो मैं आपका इंतजार करूंगा। उसने गुड़िया की तरफ देखकर यह भी कहा कि अगर बच्ची उसे पिता मान सके तो वह उसे अपनी बेटी की तरह रखेगा। आरव की बातें सुनकर नैना के मन में पहली बार उसके लिए सम्मान पैदा हुआ, लेकिन उसी रात उसे अपने अतीत का एक ऐसा पन्ना मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। नैना ने 2 साल बाद विवेक की पुरानी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर विवेक ने अपनी मौत से सिर्फ 3 दिन पहले लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नैना को किसी पर भरोसा मत कर देना, खासकर उस आदमी पर नहीं जो आरव के नाम से आए। नैना यह पढ़कर कांपने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और शारदा देवी अंदर आई। नैना ने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, विवेक आरव को कैसे जानता था?
शारदा देवी कुछ देर चुप रही, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और कहा, आरव वही लड़का है जिसकी वजह से तेरे पति विवेक की मौत हुई थी। नैना के हाथ से डायरी जमीन पर गिर गई। बाहर उसी वक्त गुड़िया हंस रही थी, लेकिन नैना के लिए जैसे पूरी दुनिया अचानक खामोश हो चुकी थी। नैना के कानों में शारदा देवी की बात गूंज रही थी। आरव वही लड़का है जिसकी वजह से तेरे पति विवेक की मौत हुई थी। वह कुछ पल तक अपनी सांस को देखती रही, जैसे उसके सामने खड़ी औरत उसकी जानी पहचानी शारदा देवी नहीं, बल्कि कोई एक ऐसा राज छिपाने वाली इंसान है जिसने 2 साल से उसकी पूरी जिंदगी को झूठ के सहारे चलाया हो। नैना ने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, अगर आपको सब पता था तो आपने मेरी शादी उसी आदमी से कराने के बारे में सोचा कैसे? शारदा देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे वह बरसों से किसी भारी बोझ के नीचे दबकर जी रही हो। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी तू समझ रही है। नैना गुस्से में बोली, मेरे पति की मौत हुई है और आप कह रही हैं कि कहानी सीधी नहीं है। शारदा देवी ने विवेक की डायरी उठाई और बोली, विवेक ने मरने से पहले आरव का नाम जरूर लिखा था, लेकिन उसने यह नहीं लिखा था कि आरव ने उसे मारा था। नैना ने डायरी छीनते हुए कहा, तो फिर इसका मतलब क्या है? शारदा देवी ने बताया कि करीब 3 साल पहले विवेक एक जमीन के मामले में किसी बड़े आदमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। वह अक्सर रात में घर से निकलता था और फोन पर किसी से धीमी आवाज में बातें करता था। नैना ने कई बार पूछा, लेकिन विवेक हर बार कह देता था कि ऑफिस का काम है। एक दिन विवेक ने शारदा देवी से कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो एक नीली फाइल संभाल कर रखना, मगर उसकी मौत के बाद वह फाइल घर से गायब थी। नैना की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, उस फाइल में क्या था? शारदा देवी बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन विवेक बार बार एक ही नाम लेता था, आरव। तभी नैना को याद आया कि विवेक की मौत वाली रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। कॉल उठाने से पहले ही फोन बंद हो गया था। पुलिस ने हादसा बताया था, लेकिन विवेक की बाइक के ब्रेक फेल होने की बात ने उस समय भी नैना को परेशान किया था। शारदा देवी ने कहा कि दुर्घटना के बाद आरव खुद अस्पताल पहुंचा था और उसने विवेक को बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर पुलिस के आने से पहले वह अचानक गायब हो गया। नैना ने हैरानी से पूछा, अगर वह निर्दोष था तो भागा क्यों? शारदा देवी ने कहा, यही तो सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। अगले दिन नैना ने आरव को बुलाया। आरव आया तो नैना ने सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम विवेक को जानते थे? आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर बोला, हाँ। नैना ने पूछा, कितने समय से? आरव ने धीरे स्वर में कहा, करीब 2 साल से। नैना का गुस्सा फूट पड़ा, तो तुमने मुझसे यह बात छिपाई क्यों? आरव ने कहा, क्योंकि अगर मैं आपको सच पहले बता देता तो आप मुझे कभी अपनी बात समझने का मौका नहीं देती। नैना ने पूछा, क्या तुम विवेक की मौत वाली रात वहाँ थे? आरव ने सिर झुका लिया, हाँ, मैं वहाँ था। नैना की सांस रुक गई। उसने पूछा, फिर सच क्या है? आरव ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला और नैना के सामने रख दिया। वह पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी थी जिसमें लिखा था कि दुर्घटना के समय विवेक की बाइक के पीछे एक काली कार दिखी गई थी, लेकिन उसका नंबर साफ नहीं हो पाया था। आरव ने कहा, मैंने उस कार को देखा था।
नैना ने पूछा। नंबर? आरव ने कहा, पूरी नहीं, लेकिन आखिरी 4 अंक याद है। नैना ने कागज को कसकर पकड़ लिया। आरव ने आगे कहा, मैंने विवेक को मारते हुए किसी को नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि वह आशा नहीं था। नैना ने पूछा, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आरव की आंखें नम हो गई। उसने कहा, क्योंकि जिस आदमी पर शक था उसके पास पुलिस से लेकर बड़े अधिकारियों तक पहुंच थी। मेरे पास सिर्फ सच था और मैं गरीब था। नैना कुछ नहीं बोली। तभी आरव ने एक और बात कही जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। और नैना जी, विवेक ने मरने से कुछ घंटे पहले मुझे एक चीज दी थी। उसने अपनी किताबों के बीच से एक छोटी सी चाबी निकाली। यह चाबी आपके पति ने मुझे दी थी। नैना ने कांपते हुए पूछा, किस चीज की है? आरव ने जवाब दिया, एक लॉकर की। नैना ने तुरंत पूछा, कहाँ है वह लॉकर? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपके अपने घर में। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसी घर में एक पुरानी बंद अलमारी थी जिसे विवेक के मरने के बाद कभी किसी ने खोलना था। आरव ने कहा, अगर हम उस लॉकर को खोल पाए तो शायद हमें विवेक की मौत का सच मिल जाए। नैना ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे सिर्फ एक गरीब यूपीएससी छात्र नहीं, बल्कि अपने पति के अधूरे रहस्य की आखिरी कड़ी समझा। लेकिन जैसे ही दोनों उस पुरानी अलमारी के तरफ बढ़े तो शारदा देवी की चीख सुनाई दी, रुको, उस लॉकर को मत खोलना। और उनकी आवाज में ऐसा डर था जैसे उस लॉकर के अंदर सिर्फ विवेक की मौत का राज नहीं, बल्कि शारदा देवी का भी कोई एक ऐसा सच बंद हो जिसे वह दुनिया में हमेशा छिपाना चाहती थी। शारदा देवी की चीख सुनकर नैना और आरव वहीं रुक गए। कमरे में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे दीवारों ने भी सांस रोक ली हो। नैना ने अपनी सांस की तरफ देखा और पूछा, माँ जी, आखिर इस लॉकर में ऐसा क्या है जिसे देखकर आप इतनी डर गई? शारदा देवी ने कांपते हुए कहा, नैना, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान पहला जैसे नहीं रह पाता। लेकिन अब नैना पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा, मैंने 2 साल अपने पति की मौत का दर्द अकेले सहा है। अगर आज उनके मरने का सच मेरे सामने है तो मैं उसे जानकर रहूंगी। आरव ने भी शारदा देवी से कहा, माँ, अब इसे रोकना ठीक नहीं होगा। शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा और बोली, तू मुझे माँ मत कह। आरव, मैंने तुझे इस घर में इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तू वह काम पूरा कर सकता है जो विवेक अधूरा छोड़ गया। नैना हैरान रह गई। आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हुए? शारदा देवी ने सिर झुका लिया। उन्होंने बताया कि विवेक की मौत से करीब 6 महीने पहले आरव उनके घर आया था। उस समय आरव यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और विवेक ने उसकी आर्थिक मदद की थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे विवेक को पता चला कि उस जमीन के मामले में वह काम कर रहा था, उसमें शहर के कुछ बड़े लोग गरीब किसानों के जमीन हड़प रहे थे। उस पूरे खेल के पीछे एक प्रभावशाली कारोबारी महेश अग्रवाल का नाम सामने आया था। विवेक के पास कुछ दस्तावेज थे, लेकिन उसे डर था कि अगर वे दस्तावेज गलत हाथों में चले गए तो कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उसने सबूत एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिए। नैना ने पूछा, तो लॉकर में वही सबूत है? शारदा देवी ने कहा, शायद। आरव ने जेब में चाबी निकाली और पुरानी अलमारी के नीचे बने छोटे से खाने की तरफ इशारा किया। वहां लोहे का एक छोटा लॉकर लगा था जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। नैना के हाथ कांप रहे थे। उसने चाबी आरव को दी। चाबी घुमाते ही
क्लिक की आवाज हुई और लॉकर खुल गया। अंदर एक नीली फाइल, एक पुरानी पेन ड्राइव, कुछ तस्वीरें और एक लिफाफा रखा था। नैना ने लिफाफा उठाया, उस पर सिर्फ इतना लिखा था, नैना के लिए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हाथों में से लिफाफा खोला। अंदर विवेक का पत्र था। उसमें लिखा था कि अगर नैना यह पत्र पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वह खुद उसे यह सच बताने के लिए जिंदा नहीं रहा। विवेक ने लिखा था कि उसकी मौत सामान्य दुर्घटना नहीं थी और उसे शक था कि उसके पीछे वही लोग हैं जिनके खिलाफ वह सबूत जमा कर रहा था। लेकिन पत्र का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आया जब उसने लिखा, नैना, आरव पर भरोसा करना, लेकिन पूरी तरह नहीं। वह सच जानता है, मगर उसके पास भी एक ऐसा राज है जिसे वह तुझसे छिपाएगा। नैना ने पत्र पढ़कर आरव की तरफ देखा। आरव ने नजरें झुका ली। नैना ने पूछा, तुमसे क्या छिपा है? आरव चुप रहा। शारदा देवी ने कहा, अब बता दे बेटा। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, विवेक की मौत से एक रात पहले मैं उसके साथ था। उसने मुझे बताया था कि महेश अग्रवाल के पास सिर्फ जमीन के कागज नहीं बल्कि कई बड़े अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ सबूत भी हैं। विवेक उन सबको उजागर कराने वाला था, लेकिन उसे डर था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए उसने सबूत मेरे पास रखने की कोशिश की। नैना ने पूछा, और फिर? आरव ने कहा, विवेक ने मुझे एक वीडियो दिया था। उसमें एक आदमी था जो दुर्घटना से कुछ देर पहले विवेक से बहस कर रहा था। नैना ने तुरंत पूछा, वीडियो कहाँ है? आरव ने जवाब दिया, पेन ड्राइव में। नैना ने पेन ड्राइव उठाई, लेकिन तभी घर की बिजली चली गई। अंधेरे में बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आरव ने तुरंत नैना को पीछा किया। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। शारदा देवी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर बाहर से आवाज आई, नैना, दरवाजा खोलो, हमें पता है कि तुम्हारे पास क्या है। नैना के हाथ से पेन ड्राइव गिरते गिरते बची। आरव ने धीरे से कहा, ये लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा और पुराना दरवाजा हिलने लगा। शारदा देवी ने अचानक नैना का हाथ पकड़कर कहा, पीछे वाले कमरे में जा, वहाँ फर्श के नीचे एक रास्ता है। नैना ने हैरानी से पूछा, आपको यह रास्ता कैसे पता? शारदा देवी ने जवाब नहीं दिया। बाहर से दूसरा धक्का पड़ा और दरवाजे की कुंडी टूटने लगी। आरव ने पेन ड्राइव उठा ली और नैना तथा गुड़िया को लेकर पीछे के कमरे की तरफ भागा, लेकिन तभी शारदा देवी वहीं खड़ी रह गई। नैना ने पलटकर पूछा, माँ जी, आप नहीं आ रही? शारदा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, तुम दोनों जाओ, अब उन्हें मेरा सच भी पता चलने वाला है। और अगले ही पल सामने का दरवाजा टूटकर खुल गया। दरवाजा टूटते ही 3 नकाबपोश आदमी घर के अंदर घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी नजरें सीधे शारदा देवी पर टिक गई। नैना पीछे वाले कमरे में छिपी थी और आरव उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। गुड़िया अपनी माँ से चिपकी हुई थी। सामने खड़ा आदमी शारदा देवी के पास आया और बोला, बहुत सालों से यह राज छिपा रखा है, अब फाइल हमें दे दो। शारदा देवी ने बिना डरे पूछा, अगर फाइल चाहिए तो पहले यह बताओ कि विवेक को क्यों मारा? आदमी के कुछ पल चुप रहा, फिर हंसकर बोला, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सच बदल सकती हो? शारदा देवी ने जवाब दिया, सच बदलता नहीं, बस कभी कभी देर से सामने आता है। उधर आरव ने नैना को धीरे से फर्श की तरफ इशारा किया। दोनों ने पुराने कालीन को हटाया तो नीचे लकड़ी का एक ढक्कन दिखाई दिया। आरव ने उसे उठाया और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखी। नैना ने गुड़िया को गोद में उठाया और
तीनों अंधेरे रास्ते में उतर गए। पीछे से आवाज सुनाई दे रही थी। नकाबपोश आदमी शारदा देवी से पूछ रहा था, पेन ड्राइव कहाँ है? शारदा देवी ने कहा, तुम लोग उसे कभी नहीं पा सकेंगे। तभी एक जोरदार आवाज हुई। नैना डर से कांप गई, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें रुकना नहीं है। सुरंग काफी लंबी थी और कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। धूल, मकड़ी के जाले और नमी की बदबू चारों तरफ थी। कुछ दूर जाने के बाद आरव ने एक लोहे का दरवाजा खोला और वे एक सुनसान पुराने गोदाम में निकल आए। आरव ने तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। नैना रोते हुए बोली, माँ जी को पीछे छोड़ आए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। आरव ने कहा, वह जानती थी कि यह दिन आएगा। तभी नैना ने देखा कि आरव के हाथों में वही नीली फाइल अभी भी थी। उसने पूछा, तुमने फाइल कब उठा ली? आरव ने कहा, जब लॉकर खुला था। नैना ने फाइल खोली तो उसमें जमीन के दस्तावेज के साथ कई लोगों के नाम, बैंक खातों की जानकारी और कुछ तस्वीरें थी। एक तस्वीर देखकर नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसमें महेश अग्रवाल के साथ एक पुलिस अधिकारी खड़ा था और उनके पीछे शारदा देवी भी दिखाई दे रही थी। नैना ने कांपते हुए पूछा, माँ जी इनके साथ कैसे? आरव ने कहा, यही वह बात है जो मुझे भी नहीं पता। तभी फाइल के बीच से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरी। उसमें विवेक, आरव और शारदा देवी एक साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, विवेक की मौत से ठीक 6 महीने पहले। नैना ने आरव से पूछा, तुम दोनों की दोस्ती मुझे क्यों नहीं बताई गई? आरव ने कहा, विवेक चाहता था कि तुम्हें कुछ ना पता चले। तभी अचानक आरव का फोन बजा। दूसरी तरफ शारदा देवी थी। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। उन्होंने कहा, नैना को लेकर तुरंत शहर छोड़ दो। आरव ने पूछा, माँ आप ठीक हैं? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर शारदा देवी बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब समय बहुत कम है। महेश को पता चल गया कि पेन ड्राइव तुम्हारे पास है। कॉल अचानक कट गया। नैना ने कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। आरव ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, पुलिस में भी उसके आदमी हैं। नैना ने पूछा, तो हम जाएंगे कहाँ? आरव ने कहा, दिल्ली। नैना हैरान हुई। आरव ने बताया कि उसकी यूपीएससी की तैयारी के दौरान उसकी मुलाकात एक पत्रकार से हुई थी जो भ्रष्टाचार के बड़े मामलों पर काम करता था। अगर वे उसे वीडियो दे दे तो मामला देश भर में सामने आ सकता है। लेकिन तभी नैना ने पेन ड्राइव निकालकर कहा, पहले इसे देख लेते हैं। गोदाम में पड़े पुराने कंप्यूटर को आरव ने किसी तरह चालू किया। पेन ड्राइव लगाते ही स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। वीडियो में विवेक सड़क के किनारे खड़ा था और सामने महेश अग्रवाल किसी से बहस कर रहा था। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे। अगर फाइल बाहर गई तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तभी वीडियो में एक तीसरा आदमी दिखाई दिया। नैना ने स्क्रीन देखते ही चीख दबा ली। वह आदमी कोई अजनबी नहीं था, वह वही व्यक्ति था जिसे वह पिछले 2 साल से अपने घर का सबसे भरोसेमंद इंसान समझती आई थी। नैना ने आरव की तरफ देखा और उसके मुंह से बस इतना निकला, ये यहाँ कैसे? आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया, क्योंकि वीडियो में खड़ा वह आदमी था विवेक का बड़ा भाई और शारदा देवी का दूसरा बेटा राकेश। तभी पीछे से गोदाम का दरवाजा जोर से बंद हुआ और किसी ने बाहर से आवाज लगाई, वीडियो मिल गया ना, अब बाहर आ जाओ। आरव ने नैना को देखा और समझ गया कि वे अकेले नहीं थे, कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा था। गोदाम में के बाहर से आई आवाज सुनते ही नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने तुरंत कंप्यूटर बंद किया और पेन ड्राइव अपनी जेब में रख ली। उसने फुसफुसाकर कहा, हमें पीछे से निकलना होगा, लेकिन पीछे की दीवार पूरी तरह बंद थी। नैना ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे? आरव ने चारों तरफ देखा और उसे छत के पास एक टूटी हुई खिड़की दिखाई दी। वह किसी तरह वहां पहुंचा और लोहे की जाली हटाने लगा। तभी बाहर खड़े लोगों ने
दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। नैना ने गुड़िया को कसकर सीने से लगा लिया। कुछ ही सेकंड में जाली हट गई और आरव ने पहले गुड़िया को बाहर निकाला, फिर नैना को। जैसे ही आरव खुद बाहर आने लगा, दरवाजा टूट गया और दो आदमी अंदर घुस आए। उन्होंने आरव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खिड़की से बाहर कूद गया। तीनों अंधेरे खेतों की तरफ भागने लगे। पीछे से आवाजें और कदमों की आहट लगातार करीब आती जा रही थी। काफी दूर भागने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। आरव ने नैना और गुड़िया को मंदिर के पीछे बने छोटे कमरे में छिपा दिया। कुछ देर बाद पीछा करने वाले लोग वहां से गुजर गए। नैना ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, राकेश ने विवेक को क्यों मरवाया? आरव ने कहा, इसका जवाब राकेश के पास है, लेकिन उससे पहले हमें शारदा माँ को ढूंढना होगा। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें देख लिया। पहले तो वह डर गए, लेकिन आरव ने पूरी बात बताई। पुजारी ने कहा, अगर तुम शारदा देवी की बात कर रहे हो तो कुछ घंटों पहले एक औरत यहाँ आई थी। उसने मुझे यह लिफाफा दिया और कहा कि अगर नैना आए तो उसे दे देना। नैना ने लिफाफा खोला। अंदर शारदा देवी का पत्र था। उसमें लिखा था, नैना अगर तू यह पढ़ रही है तो समझ लेना कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तूने जिस आदमी को अपना जेठ समझा वह सिर्फ लालची नहीं है, वह उस साजिश का हिस्सा है जिसने हमारे परिवार को अंदर से तोड़ा। लेकिन एक और सच है जिसे मैंने तुझसे छिपाया। विवेक की मौत से पहले उसने मुझसे कहा था कि अगर वह मारा जाए तो आरव को तेरी जिंदगी में लाना, क्योंकि आरव ही वह इंसान है जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकता है। लेकिन आरव को भी सब कुछ नहीं पता। नैना पत्र पढ़कर आरव की तरफ देखने लगी। तुम्हें क्या नहीं पता? आरव ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, विवेक ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि उसके परिवार में कोई गद्दार है। मुझे नहीं पता था कि वह राकेश होगा। नैना की आंखों में आंसू थे। तो मेरी सास ने मेरी शादी तुमसे इसलिए तय की थी। आरव ने सिर हिलाया। शायद तभी पत्र के आखिर में एक पंक्ति थी, आरव पर भरोसा करना, लेकिन उसके पिता के बारे में उससे कभी मत पूछना। नैना ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पिता? आरव का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कहा, मेरे पिता की मौत तब हुई थी जब मैं छोटा था। मुझे बस इतना बताया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की थी। नैना ने पत्र फिर पढ़ा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने आत्महत्या की थी? आरव चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, नहीं, बचपन से मुझे भी शक था। तभी पुजारी ने बताया कि शारदा देवी ने जाने से पहले एक बात और कही थी, जिस दिन आरव अपने माता पिता की मौत का सच जानना चाहेगा, उसी दिन विवेक की मौत का रहस्य भी खुल जाएगा। नैना और आरव एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यह मामला सिर्फ जमीन घोटाले या विवेक की हत्या तक सीमित नहीं था। दोनों परिवार के बीच कोई पुराना संबंध था। अगले दिन सुबह वे शहर जाने के लिए निकले। रास्ते में आरव ने अपने पुराने परिचित पत्रकार समीर को फोन किया। समीर ने उनकी बात सुनकर तुरंत मिलने के लिए बुलाया। जब वे एक सुनसान कैफे में पहुंचे तो आरव ने पेन ड्राइव समीर को दी। समीर ने वीडियो देखा और कुछ मिनट बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, यह वीडियो बहुत बड़ा सबूत है, लेकिन इसे जारी करने से पहले एक और चीज चाहिए। नैना ने पूछा, क्या? समीर ने कहा, राकेश के बैंक रिकॉर्ड और महेश अग्रवाल के साथ उसके लेन देन का प्रमाण। तभी नैना के फोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। मैसेज में सिर्फ एक तस्वीर थी, शारदा देवी की। वह किसी कमरे में बैठी थी और उनके हाथ बंधे हुए थे। नीचे लिखा था, अगर माँ को जिंदा देखना है तो पेन ड्राइव लेकर अकेले आओ। नैना के हाथ कांपने लगे। आरव ने फोन देखा और बोला, यह जाल है।
लेकिन नैना ने तुरंत कहा, माँ जी ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है, अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नैना ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, इस बार फैसला मैं करूंगी। उसी रात नैना अकेली उस पते पर पहुंची। सामने एक पुरानी हवेली थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंधेरे कमरे में शारदा देवी कुर्सी से बंधी थी। नैना उनकी तरफ दौड़ी, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, आखिर तुम आ ही गई बहू। नैना ने पलटकर देखा, सामने राकेश खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। उसके हाथ में वही पुरानी नीली फाइल थी और वह रो रहा था। उसने कहा, नैना तूने अब तक जो सुना है उसका आधा सच है, असली गुनहगार मैं नहीं हूँ। राकेश की बात सुनकर नैना कुछ पल तक उसे घूरती रही। सामने वही आदमी खड़ा था जिस पर उसे अपने पति की मौत का शक था, लेकिन उसकी आंखें में डर था और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। नैना ने गुस्से में पूछा, अगर तुम गुनहगार नहीं हो तो मेरे पति की मौत कैसे हुई और माँ जी को यहाँ किसने कैद किया? राकेश ने कांपती आवाज में कहा, विवेक की मौत की साजिश में शामिल था, लेकिन उसे मारने का आदेश मेरा नहीं था। नैना का चेहरा सख्त हो गया। राकेश ने बताया कि अग्रवाल ने उसे लालच दिया था कि अगर वह जमीन के कागजों में उसकी मदद करेगा तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। लालच में आकर राकेश ने परिवार के कुछ दस्तावेज महेश को दे दिए, लेकिन बाद में उसे पता चला कि विवेक इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने वाला है। राकेश ने विवेक को डराने की कोशिश की थी, मगर विवेक पीछे नहीं हटा। उसी रात विवेक ने राकेश से कहा था, तूने पैसे के लिए अपने ही परिवार को बेच दिया है। राकेश ने बताया कि उसने विवेक को मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन महेश के आदमियों ने विवेक की बाइक के ब्रेक खराब कर दिए थे। हादसे के बाद राकेश वहां पहुंचा था और उसने विवेक को बचाने की कोशिश की थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, फिर माँ जी को क्यों कैद किया? राकेश ने कहा, क्योंकि माँ के पास वह सबूत है जो महेश को बर्बाद कर सकता है। शायद देवी ने तभी कहा, नैना राकेश ने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन वह आखिरी गुनहगार नहीं है। उन्होंने बताया कि असली खेल बरसों पुराना था। आरव के पिता भी इसी जमीन घोटाले की जांच कर रहे थे और उनकी मौत को आत्महत्या बताकर मामला बंद कर दिया गया था। आरव को यह सुनकर जैसे बिजली का झटका लगा। राकेश ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत भी उसी साजिश का हिस्सा थी। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। राकेश ने खिड़की से देखा और घबराकर कहा, महेश के लोग आए हैं। उसने नैना और आरव को पीछे के रास्ते से निकालने की कोशिश की, लेकिन जाने से पहले शारदा देवी ने नैना को नीली फाइल दी और कहा, इसमें आखिरी सबूत है, इसे सुरक्षित रखना। बाहर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। राकेश ने दरवाजा बंद कर दिया और खुद सामने खड़ा हो गया। नैना, आरव और शारदा देवी पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए। कुछ दूर पहुंचने के बाद आरव ने फाइल खोली। उसमें एक पुरानी फोटो और बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी थी। फोटो में महेश अग्रवाल के साथ एक और व्यक्ति खड़ा था। उसे देखकर आरव के कदम रुक गए। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता के पुराने दोस्त और उसी केस का जांच अधिकारी था। तभी आरव समझ गया कि उसके पिता की मौत, विवेक की हत्या और जमीन घोटाले की सारी कड़ियां एक ही जगह जाकर जुड़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। अगर यह अधिकारी इतने सालों से इस साजिश में शामिल था, तो उसने आरव को यूपीएससी की तैयारी के लिए पैसे किसके कहने पर दिए थे? तभी शारदा देवी ने धीरे से कहा, क्योंकि बेटा, वह आदमी आज भी तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। अधिकारी का नाम सुनते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसे याद आया कि बचपन में पिता की मौत के बाद एक व्यक्ति लगातार उसकी पढ़ाई का खर्च उठाता था। वह खुद को उसके पिता का दोस्त बताता था और कहता था कि वह उसकी जिंदगी संवारना चाहता है। आरव ने कभी उस पर शक नहीं किया। अब उसे समझ आ रहा था कि शायद वह मदद नहीं बल्कि उस पर नजर रख रहा था। शारदा देवी ने बताया कि विवेक ने अपनी मौत से पहले उस अधिकारी के बारे में पता लगाया था। शारदा देवी ने बताया कि विवेक ने अपनी मौत से पहले उस अधिकारी के बारे में पता लगाया था और उसे यकीन हो गया था कि वही जमीन घोटाले और कई पुराने मामलों की कड़ियां जोड़ रहा है। नैना ने पूछा, तो फिर आपने इतने साल यह सब हमसे छिपाया क्यों? शारदा देवी बोली, क्योंकि अगर मैं सच बता देती तो वे लोग तुझे और गुड़िया को भी खत्म कर देते। तभी आरव ने फाइल में एक और कागज देखा। उसमें एक बैंक खाते से हर महीने उसके खाते में पैसे भेजे जाने का रिकॉर्ड था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि आखिरी भुगतान विवेक की मौत से सिर्फ 2 दिन पहले हुआ था। आरव ने कहा, इसका मतलब वह आदमी मुझे शुरू से नियंत्रित कर रहा था। तभी समीर पत्रकार का फोन आया। उसने बताया कि उसने बैंक रिकॉर्ड और वीडियो की जांच की है और उसे महेश अग्रवाल तथा उस अधिकारी के बीच कई संदिग्ध लेन देन मिले हैं, लेकिन असली सबूत अभी भी उनके पास नहीं था। समीर ने कहा कि अगर वे अधिकारी का सामना करने से पहले उसके पुराने केस की फाइल हासिल कर ले तो पूरा मामला खुल सकता है। चारों एक पुराने सरकारी रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचे। वहां उन्हें विवेक के केस की फाइल मिल गई, लेकिन आखिरी पन्ना गायब था। तभी आरव को फाइल के अंदर एक छोटा सा कागज मिला जिस पर उसके पिता की लिखावट थी। अगर यह कागज आरव तक पहुंचे तो उसे बताना कि उसकी मां की मौत प्रकृति नहीं थी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने शारदा देवी की तरफ देखा, लेकिन शारदा देवी ने नजरें झुका ली। आरव ने पूछा, मेरी माँ को क्या हुआ था? शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तेरी माँ ने तो तेरे पिता की सच्चाई जान ली थी, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। आरव टूट गया। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी पीछे से किसी ने कहा, अब तुम्हें सब पता चल ही गया है। सभी ने पलटकर देखा। सामने वही अधिकारी खड़ा था। उसके साथ पुलिस के कुछ लोग थे। उसने मुस्कुराकर कहा, आरव, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें पढ़ाया है। क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाओगे? आरव ने पहली बार बिना डरे कहा, जिसने मेरे माता पिता को मारा उसके एहसान का बोझ मैं जिंदगी भर नहीं उठाऊंगा। अधिकारी पुलिस वालों को इशारा किया। तभी समीर ने अपना फोन उठाकर कहा, एक कदम आगे बढ़ाया तो पूरी वीडियो लाइव चल जाएगा। अधिकारी रुक गया। कुछ पल तक दोनों पक्ष आमने सामने खड़े रहे। आखिर अधिकारी पीछे हट गया और बोला, तुम लोग समझते हो कि तुम्हारे पास सारे सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत तो अभी भी तुम्हारे घर में है। यह कहकर वह चला गया। नैना ने शारदा देवी की तरफ देखा। शारदा देवी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, वह सही कह रहा है। सबसे बड़ा सबूत मैंने 2 साल से अपने पास छिपा कर रखा है। नैना ने हैरानी से पूछा, कहाँ? शारदा देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटी चाबी निकाली और बोली, राम नारायण की पुरानी तिजोरी में। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तिजोरी खोलते ही उनके परिवार का एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो विवेक की मौत से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। शारदा देवी ने कांपते हाथों से राम नारायण की पुरानी तिजोरी की चाबी निकाली और नैना, आरव तथा समीर के साथ घर पहुंची। घर अब वीरान लग रहा था, लेकिन उस सन्नाटे में बरसों से छिपा कोई बड़ा राज सांस ले रहा था। शारदा देवी ने तिजोरी खोली तो अंदर सोने चांदी या पैसे नहीं, बल्कि पुराने दस्तावेज,
कुछ तस्वीरें और एक मोटी डायरी रखी थी। उन्होंने डायरी आरव को देते हुए कहा, यह तुम्हारे पिता की डायरी है। रामनारायण ने इसे उनकी मौत के बाद मुझसे छुपा कर रखा था। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था कि जमीन घोटाले की असली शुरुआत महेश अग्रवाल ने नहीं की थी। उसके पीछे कई सालों से चल रहा एक पुराना नेटवर्क था, जिसमें अधिकारी, कारोबारी और कुछ परिवारों के लोग शामिल थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आरव को एक पन्ने पर अपने पिता की लिखावट में पढ़ने को मिला कि विवेक ने उनकी मदद की थी और दोनों मिलकर इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाले थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं और विवेक दोनों न रहे तो आरव को सच बताना, शारदा देवी पर भरोसा करना, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत कुछ खोया है। नैना की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी सास का हाथ पकड़कर पूछा, माँ जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शारदा देवी ने कहा, क्योंकि मैं डर गई थी। मैंने अपना पति खोया, बेटा खोया और फिर विवेक को भी खो दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी और गुड़िया की जिंदगी भी उसी आग से जल जाए। तभी समीर ने डायरी के साथ मिले दस्तावेजों को देखा और कहा कि अब उनके पास इतना सबूत है कि महेश और उस अधिकारी दोनों को गिरफ्तार कराया जा सकता है। उन्होंने तुरंत सारे दस्तावेज सुरक्षित जगह भेज दिए और पुलिस की ईमानदारी टीम से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में जांच शुरू हुई। बैंक रिकॉर्ड, वीडियो, जमीन कागज और डायरी के आधार पर महेश अग्रवाल और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। राकेश ने भी अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। विवेक की मौत को आखिरकार दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की साजिश माना गया। कई वर्षों से दबा हुआ सच सामने आ गया, मगर इस पुरानी कहानी का सबसे बड़ा बदलाव नैना की जिंदगी में आया। शारदा देवी ने उसे कहा, अब तू अपने लिए जी, अगर तू आरव के साथ जाना चाहती है तो जा, लेकिन इस बार फैसला किसी और का नहीं तेरा होगा। नैना ने आरव की तरफ देखा। आरव ने कहा, मैंने तुम्हें कभी किसी मजबूरी में नहीं चाहा। अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनकर भी रह सकता हूँ। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। उसने धीरे से कहा, जिस इंसान ने मेरी बेटी को बिना किसी रिश्ते को अपना मान लिया, जिसने मेरे अतीत से डरकर मेरा साथ नहीं छोड़ा और जिसने सच के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। कुछ महीनों बाद नैना और आरव ने बहुत सादगी से शादी की। गुड़िया ने आरव का हाथ पकड़कर उसे पहली बार पापा कहा। शारदा देवी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को किसी अमीर आदमी के हवाले नहीं किया था, बल्कि उसे ऐसे इंसान दिया था जो मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहा। आरव ने बाद में यूपीएससी की परीक्षा पास की और अधिकारी बन गया, लेकिन जब भी उससे पूछा जाता कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या था, वह मुस्कुराकर कहता, मेरी सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी परीक्षा यह समझना था कि सच के लिए कितना कीमत चुकानी पड़ती है। और नैना, उसने अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन अपने घर की दीवार पर विवेक की तस्वीर के नीचे एक छोटी सी पंक्ति हमेशा के लिए लिखवा दी, कुछ रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, वे हमें सही रास्ते तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ चलते रहते हैं। इस तरह एक विधवा बहू, एक गरीब यूपीएससी छात्र, एक बूढ़ी सास और एक टूटे हुए परिवार की कहानी ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा सच उसी घर में छिपा होता है जहां हम उसे देखने की कोशिश ही नहीं करते।